नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के बारे में। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इस लेक्चर से संबंधित पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम ग्रुप जीपीबी डॉक्टर चौहान पर मिल जाएगा। वहां से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्री उपलब्ध होगा आपको। अब हम देखते हैं कोशिका क्या होती है। कोशिका के बारे में डिटेल में ऑलरेडी एक लेक्चर यूट्यूब पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक नीचे दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन एक बार डेफिनेशन फिर भी देख लेते हैं क्या होता है। कोशिका किसे कहते हैं कि किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। और जो कोशिका की संरचना होती है, एक संगठित संरचना होती है, वह इसे इसके जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनको करने के योग्य बनाती है। जो कोशिका की ये स्ट्रक्चर होती है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, इसमें जो अलग अलग ऑर्गेनल्स है, वो कोशिका को सभी इंपॉर्टेंट कार्य करने के लिए योग्य बनाती है। अब हम कोशिका के प्रकार देखते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है। इस पृथ्वी पर हर एक जीव जंतु कोशिका का बना हुआ है, लेकिन कुछ जीव जंतुओं के अंदर कोशिका यूकैरियोटिक होती है और कुछ के अंदर होती है प्रोकैरियोटिक। तो कोशिका के प्रकार दो होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव होता है, हिंदी में इसको बोलोगे, प्रीमिटिव को बोलेंगे हिंदी में आदिम। और कैरियोटिक वर्ड लिया गया है कैरियोन से। कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। वे कोशिकाएं जिनमें जो आदिम केंद्रक है, जो प्रिमिटिव केंद्रक है, वो उपस्थित होता है, उन्हें कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। और जो आदिम केंद्रक था, जो सबसे पहला केंद्रक था, वो वेल डिफाइंड नहीं था। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यू का मतलब होता है, ईयू का मतलब होता है ट्रू या कंप्लीट मान लीजिए। तो यहां पर कहने का मतलब है कैरियोटिक का वही कैरियोटिक कैरियोन से लिया गया है। कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। तो एक वैसी कोशिकाएं जिनके अंदर एक ट्रू कंप्लीट केंद्रक होता है, वेल डिफाइंड केंद्रक होता है, उन कोशिकाओं को बोलते हैं हम यूकैरियोटिक। तो इनका जो वर्ड लिया गया है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, वह इनके केंद्रक की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लैक ए डिफाइंड न्यूक्लियस, एक वेल स्ट्रक्चर्ड न्यूक्लियस की कमी होती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, कौन सी होती है, कौन से जीव होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। बैक्टीरिया होते हैं, आर्किया होते हैं। इसके दो ही एग्जाम्पल है। आपने किंगडम पढ़ा होगा, जीव का जो किंगडम होता है, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये मोनेरा किंगडम में आती है। मोनेरा किंगडम के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया आर्किया। केवल 5 किंगडम हैं जो विट टेकर ने दिए थे। नोट कर लेना अगर आप करना चाहते हो। 1969 में 1969 में विट टेकर ने लिविंग वर्ल्ड के बारे में 5 किंगडम दिए थे। तो उस 5 में से जो मोनेरा किंगडम है, उसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। और वे प्रोकैरियोटिक जीव कौन से, बैक्टीरिया और आर्किया। ये दो ही जीव प्रोकैरियोटिक में आएंगे। यूकैरियोटिक में, अब इसमें इसके थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन दिया है यहाँ पर कि इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है, जो डीएनए होता है हमारा, वो डिस्पर्स्ड रहता है, ऐसे ही फैला रहता है इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य जो होता है, उसके अंदर यह जेनेटिक मटेरियल जो यहाँ पर दिखाया है, देखो यहाँ पर ये ऐसे ही फैला हुआ है। यूकैरियोटिक में ऐसे नहीं होता है। यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है, वो
गुणसूत्र के अंदर उपस्थित होता है। और गुणसूत्र कहाँ पर उपस्थित रहता है? गुणसूत्र रहता है केंद्रक के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोटिक में तो केंद्रक उपस्थित ही नहीं है, इसलिए इसका जो डीएनए है वह ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बंडल के रूप में रहता है। दूसरी बात है इसमें कि जो बैक्टीरिया और आर्किया हैं, इनके अंदर अगर सेल वॉल होती है तो सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकोन होता है कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का। पेप्टिडोग्लाइकेन वर्ड याद रखना, इसमें पूछ लेते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकोन की। अब देखते हैं हम आगे कि प्लांट जो है, अब यूकैरियोटिक में देख लेते हैं यूकैरियोटिक में कौन कौन से जीव जंतु आएंगे। यूकैरियोटिक में आएंगे प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्ट और फंगल। प्लांट का जो होता है, प्लांट में उसका स्पेसिफिकेशन है इनकी कोशिकाओं का कि इनमें सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल इनकी सेलुलोज की होती है। बैक्टीरिया में किस चीज की थी? पेप्टिडोग्लाइकोन की। और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल्स होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है, ना ही एनिमल सेल में सेल वॉल होती है। लेकिन वैक्यूल्स, जिनको रसधानी बोलते हैं हम हिंदी में, वो प्लांट के अंदर भी होती है, एनिमल के अंदर भी, लेकिन प्लांट के अंदर जो वैक्यूल्स होती है वो बड़े साइज की होती है। एनिमल्स में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता है। प्रोटिस्ट जो होते हैं, इनमें ये आते हैं एल्गी आते हैं, प्रोटोजोअन्स आते हैं जो अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशी के जीव है। लेकिन ये यूकैरियोटिक है, यानी कि इनके अंदर केंद्रक, वेल स्ट्रक्चर्ड केंद्रक इनके अंदर उपस्थित होता है। ये हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रोकैरियोटिक है उसी में केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर दोनों में होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक के सभी जीव, जितने भी जीव है इसके, बैक्टीरिया आर्किया, ये सभी यूनिसेलुलर है, ये एक कोशिकीय ही है। लेकिन यूकैरियोटिक में बहुकोशिकीय तथा एक कोशिकीय यूनिसेलुलर दोनों होते हैं। एक कोशिकीय के इसमें उदाहरण कौन से है? जो प्रोटिस्ट में आते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं, जिसमें एल्गी हो गया आपका, प्रोटोजोअन्स होगा, प्रोटोजोअन्स में आ जाएगा आपका मीबा, पैरामीशियम, ये सब आएगा। युगलीना आ जाएगा इसमें, है ना, ये सब इसके हैं। इनमें भी सेल वॉल कुछ के अंदर होती है, सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी होती है, कुछ की शुगर की बनी होती है। और विदाउट डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू, इसमें उत्तक नहीं होते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएटेड उत्तक, विभेदित उत्तक नहीं होते हैं। फंगई हम जानते हैं, फंजई में सेल वॉल होती है लेकिन वो काइटिन की बनी होती है, याद रखने वाला पॉइंट है, काइटिन की सेल वॉल इसके अंदर होती है। और ये हेट्रोट्रोप्स होते हैं, यानी कि दूसरे जीव जंतु पर आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए। प्लांट आउटोट्रोप्स होते हैं, प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये तो हमने देख लिया कि इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। इसके अलावा देखना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ये बैक्टीरिया या आर्किया, दो इसके एग्जाम्पल होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया और आर्किया। इसमें इन कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध संरचनाएं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होती है, चाहे वो कोई भी स्ट्रक्चर हो, जो एनिमल सेल, प्लांट सेल हम देखते हैं। यदि उस कोशिका में, जो प्लांट सेल या एनिमल सेल की बात करते हैं हम, उनमें कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ झिल्ली होती है, वो चाहे एकल झिल्ली हो या दोहरी झिल्ली हो, वो कोई भी ऑर्गेनल्स, कोई भी कोशिका का अंग प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। ऐसे कौन कौन से अंग होते हैं जिनमें झिल्ली होती है, इसके बारे में आगे मैंने दे भी रखा एक स्लाइड में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इनमें दोहरी झिल्ली होती है इन तीनों में। इनमें से कोई अंग इसमें नहीं होगा।
गोल्जी बॉडी सुना है आपने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुना है, लाइसोसोम होता है। इन जो ये ऑर्गेनल्स होते हैं इनके चारों तरफ झिल्ली होती है। झिल्ली वाला कोई भी ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग इन कोशिकाओं के अंदर नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आगे दिया है डीएनए जो होता है वो एक क्षेत्र में एक बंडल एक साथ होता है बंडल के रूप में। यानी कि अगर एक कोई प्रोकैरियोटिक कोश जैसे इसमें यहाँ फिगर में दिया भी हुआ है, आप देखिए जो ये फिगर दिया हुआ है, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें ये रहा डीएनए, ये बंडल के रूप में एक जगह पर ऐसा पड़ा रहेगा और ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। ये याद रखना कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए बंडल के रूप में रहता है लेकिन ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए गुणसूत्र के अंदर व्यवस्थित रहता है और वो लीनियर फॉर्म में होता है, रेखीय उसमें, वो इस तरह से रहेगा लीनियर फॉर्म में। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए बंडल के रूप में यहाँ बीच में साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा रहता है ऐसे ही, और वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। और इसको जो इसका ये डीएनए इस तरह यहाँ पर बंडल के रूप में पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। यानी कि जो केंद्रक जैसे जिसको हम एक अविकसित केंद्रक कह सकते हैं उसका नाम है न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोटिक के केंद्रक को तो हम न्यूक्लियस बोलते ही है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, मेटाबोलाइट्स होते हैं, इनके सबके अणु जो है, प्रोटीन डीएनए इनके अणु सब इनके इन कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते रहते हैं, अलग अलग नहीं होते, एक जगह पर ही ये तैरते रहते हैं। लेकिन आप यूकैरियोटिक में देखोगे प्रोटीन अलग ऑर्गेनल्स में बनेगी, कोशिकांग में बनेगी, डीएनए अलग जगह होता है, मेटाबोलाइट्स अलग जगह होते हैं, तो सब व्यवस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में एक जगह पर ये तैरते रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, आर्किया। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हमने देखा है, हमने इसमें देखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे होती है जिनमें विकसित केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक में क्या क्या होता है, अगर एक कोशिका हम देखते हैं, एक कोशिका के अंदर ये केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों तरफ दोहरी झिल्ली होती है, तो केंद्रक की झिल्ली इसमें नहीं होगी, ये यूकैरियोटिक में है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये झिल्ली नहीं होगी, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है जो राइबोसोम और आरआरएनए का निर्माण करती है। आरआरएनए तथा राइबोसोम का जो निर्माण करती है वो इसमें नहीं होगी। और गुणसूत्र जो इसमें व्यवस्थित गुणसूत्र होते हैं वो भी प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसी संरचना जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है वो संरचना भी प्रोकैरियोटिक में नहीं होगी। और इसमें डीएनए, प्रोटीन तथा मेटाबोलाइट साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं एक जगह पर ही। अब इसका कुछ यहाँ पर विवरण दिया गया है, ये एक फिगर है बैक्टीरिया का, इसके कुछ बैक्टीरिया के पार्ट दिए गए हैं इस स्लाइड में। और यहाँ पर देखेंगे हम फ्लैजिलम है, ये जो पूंछ जैसी आकृति है इसकी, जो इसको गति देता है फ्लैजिलम ये। और इसमें प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स होता है, और क्या होता है इसमें पीले ही होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कैप्सूल होता है, न्यूक्लियोइड होता है, और सेल वॉल भी पाई जाती है इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। अब हम देखते हैं, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। जो इसका केंद्रक होता है, ये जो इसमें वेल डिफाइन केंद्रक तो इसमें नहीं होता है, लेकिन जो ये डीएनए ऐसे सर्कुलर फॉर्म में पड़ा हुआ है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यहाँ पर दिखा है केशिका का एक केंद्रीय क्षेत्र होता है, उसमें उसका डीएनए रहता है, और डीएनए कैसी फॉर्म में होता है, सर्कुलर। याद रखना इसका डीएनए सर्कुलर होता है, इस तरह, इस तरह रहता है यहाँ पर। इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं इसमें। कौन से राइबोसोम्स होते हैं इसमें, 70S या 80S। इसके अंदर होते हैं 70S राइबोसोम्स। एस का मतलब क्या होता है आगे देख लेंगे। इसका मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट से लिया गया है, जो सेडिमेंटेशन रेट को नापती है यूनिट, वहां से सेडबर्ग यूनिट को बोलते हैं। इसकी कोशिका जो भित्ति है
स्वेडबर्ग यूनिट है जो, उससे ये ऐसा आता है जो 70s 80s लिखा रहता है। तो इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s होते हैं। कोशिका भित्ति जो है इसकी, इसमें कोशिका भित्ति हर एक कार बैक्टीरिया या आर्किया में नहीं होती है, अधिकांश जीवाणुओं में पाई जाती है। और वो बनी होती है कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की, और उसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन्स या म्यूरिन, या म्यूरिन्स बोलते हैं इसको, या पेप्टिडोग्लाइकेन्स की एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जो इसको सुरक्षा और सेप प्रदान करती है। ठीक है, ये दिया है इसमें। सेल वॉल इन सम प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है। और फिर इसको सेल वॉल के नीचे एक होती है कोशिका झिल्ली, जो बाहरी वातावरण से इसको सुरक्षित रखती है, अलग रखती है, वो होती है इसमें। इसके अलावा इसका काम क्या होता है कोशिका झिल्ली का, कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, और कौन सा कोशिका से बाहर जाएगा, वो सब तय करती है कोशिका झिल्ली। इसके अलावा कैप्सूल होते हैं इसमें। जो कैप्सूल होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं चारों तरफ। कुछ जीवाणुओं में कैप्सूल पाए जाते हैं, और ये कैप्सूल जो होते हैं कुछ ही बैक्टीरिया में होते हैं, और उसको बाह्य वातावरण के साथ उसको चिपकने में, यह सतहों से चिपकने में मदद करता है तथा कोशिका को सूखने से रोकने में मदद करता है। दो काम होते हैं कैप्सूल के, एक तो यह है बाह्य वातावरण पर जहाँ कहीं बैक्टीरिया बैठेगा उसकी सतह पर इसको चिपकने में मदद करेगा, और इसके अलावा बैक्टीरिया की कोशिका को यह सूखने से बचाता है। कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया की। एक होता है फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया जो होती है, इसमें तो नहीं दिया गया है फिम्ब्रिया, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, फिम्ब्रिया पतली बाल जैसी संरचनाएं होती है। यह भी सेल्यूलर दूसरी कोशिकाओं से या बाह्य वातावरण से जुड़ने में, चिपकने में मदद करता है। एक होता है पीली, ये वर्ड याद रखना, सेक्स पीली जो होती है वो एक विशेष प्रकार की फिम्ब्रिया ही होती है। ये क्या करती है, जो दो बैक्टीरिया होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, जब उनमें मेल और फीमेल मिलते हैं तो जो मेल वाला होगा उसमें बनती है पिलई। और ये पिलई जो है ये फीमेल बैक्टीरिया से अटैच हो जाती है, और यह जो बैक्टीरिया है अपने अंदर का डीएनए फीमेल के अंदर पहुंचा देता है। ये काम होता है सेक्स पिलाई का। जो अब देख लीजिए, सेक्स पिलाई एक विशेष प्रकार की फिम्ब्रिया है जो मेल बैक्टीरियम पर मौजूद होती है। वे मेल बैक्टीरियम से फीमेल बैक्टीरियम तक डीएनए के स्थानांतरण के लिए कंजुगेशन ट्यूब, ये ट्यूब जो है, ये जो ट्यूब बनेगी यहाँ पर, इसको बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब। इसको बनाकर फीमेल के अंदर बैक्टीरियम अपने डीएनए को ट्रांसफर करता है जुड़कर। एक होता है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम जो ये पूंछ जैसी आकृति दिखाई दी है, ये इनका एक गुण होता है। ये पूंछ जैसी संरचना होती है, पतली होती है। जो मूवमेंट करता है बैक्टीरिया कहीं पर, वो इसी के माध्यम से करता है, जो गति करता है, गति में सहायक होती है। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। अब यूकैरियोटिक देख लेते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब हमने समझ ही लिया। यूकैरियोटिक में यू से मतलब होता है ट्रू। ट्रू क्या होता है, केंद्रक। ये यू का मतलब है ट्रू। और क्या ट्रू, कैरियोटिक आया है कैरियोन से। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। तो वे कोशिकाएं जिनके अंदर ट्रू या कंप्लीट केंद्रक होता है उन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। इन कोशिकाओं में यहां दिखा है पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। पूर्ण विकसित केंद्रक कैसा होगा, जिसके अंदर केंद्रक कला होगी। जैसे ये दिया है, ये केंद्रक है, ये केंद्रक है। और ये जो केंद्रक होता है, इसका कोई भी कोशिका है, कोई कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, उसके चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली होती है, वो होता है। इसके अलावा इसके अंदर केंद्रिका उपस्थित होती है। तो यहाँ पर दिया है कि इन कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। केंद्रक का क्या कहा है इसने, केंद्रक कला होती है उसमें, केंद्रिका होती है। केंद्रिका का काम क्या होता है,
जो राइबोसोम होता है उसका निर्माण केंद्रिका ही करती है। और इसके अलावा आरआरएनए जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसका निर्माण केंद्रिका करती है। इस प्रकार की आगे लिखा है पूर्ण विकसित कोशिकांग होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गया, जितने भी अंग होते हैं सब पूर्ण विकसित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, जो कि प्रोकैरियोट में नहीं थे। इस प्रकार की कोशिकाओं के गुणसूत्र में डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से बनी हुई न्यूक्लियोजोम होती है। ये न्यूक्लियोजोम क्या होता है? देखो, जो गुणसूत्र होता है, जो केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है हमारा गुणसूत्र, वो गुणसूत्र बना किस चीज का होता है? वो गुणसूत्र बना होता है डीएनए का और प्रोटीन का। प्रोटीन कौन सी? प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए लिपटा रहता है। जैसे एक सेल है, सेल के अंदर केंद्रक है और केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र का अगर हम फिगर यहाँ पर बनाए तो इस तरह से अगर हम गुणसूत्र को बना ले तो गुणसूत्र के अंदर रहता है डीएनए, हम ऐसे बना देते हैं, ये उपस्थित होता है। लेकिन अगर एक्चुअल में हम इसकी संरचना को बनाए, ये इस तरह नहीं होता है। गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है, जो यहाँ पे दिया है इसने कि गुणसूत्र में डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन होती है। होता क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन होती है, उसका एक बंडल रहेगा, इस तरह हिस्टोन प्रोटीन के बंडल होते हैं। और जो गुणसूत्र है वो तो धागे जैसी एक लंबी संरचना है। मान लीजिए गुणसूत्र है, अगर गुणसूत्र ऐसे ही रहेगा, अगर वो इकट्ठा हो गया, उसके टूटने फूटने या उसमें कुछ भी डैमेज होने का खतरा बना रहेगा, वो व्यवस्थित नहीं रहेगा। तो नेचर ने क्या किया है कि जो डीएनए है वो इस हिस्टोन प्रोटीन का जो एक ओक्टामर होता है, आठ होती है एक जगह पर, ये उस पर ये इस तरह से चिपका रहता है, इस तरह पर ये चिपका, इस पर ये सेट होया रहता है। इस संरचना को, इस पूरी एक संरचना को जिसमें हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का ये लिपटा हुआ क्षेत्र है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोजोम। न्यूक्लियोजोम, ये सब न्यूक्लियोजोम मिलकर बनाती है क्रोमेटीन। आपने क्रोमेटीन वर्ड सुना होगा, वो क्रोमेटीन बनता है न्यूक्लियोजोम से मिलकर। और क्रोमेटीन के, जब क्रोमेटीन में कोइलिंग होती है तब बनता है क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम का निर्माण कहाँ से होता है? क्रोमोजोम बनता है क्रोमेटीन से, क्रोमेटीन बनती है न्यूक्लियोजोम से, न्यूक्लियोजोम बनता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, इस तरह, जिससे कि ये आसानी से न्यूक्लियस के अंदर व्यवस्थित रहे। अब देख, इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। यूकैरियोटिक कोशिका के कौन से उदाहरण हमने पहले भी देखे कि जानवरों के अंदर, पौधों के अंदर, कवक के अंदर यानी फंजे के अंदर, प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट में ये सब आते हैं, शैवाल, प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआन आपका अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो होते हैं ये यूकैरियोटिक कोशिका है। और याद रखना कि जो प्रोटिस्ट होते हैं ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोट में भी होते हैं और यूकैरियोट में भी, लेकिन प्रोकैरियोट में केवल एवं केवल एक कोशिकीय होते हैं, जबकि यूकैरियोट में बहुकोशिकीय, जैसे जानवरों के अंदर कोशिका बहुत सारी होती है, पौधों के अंदर, कवक के अंदर, ये बहुकोशिकीय है। प्रोटिस्ट जो इसका होता है वो एक कोशिकीय होता है। अब प्रोटिस्ट इसमें क्यों रखा गया है? क्योंकि इस प्रोटिस्ट के अंदर वेल डिफाइंड केंद्रक होता है। वेल डिफाइन इसके अंदर सभी जो कोशिकांग होते हैं वो होते हैं। और पहली शर्त इसका जो होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक जो है वो प्रिमिटिव होता है, यानी कि वेल डिफाइंड केंद्रक नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड्स होता है इसमें। लेकिन प्रोटिस्ट जो है हमारे अमीबा, पैरामीशियम, इनके अंदर वेल डिफाइंड केंद्रक होता है, इसलिए इसको यूकैरियोट में रखा गया है। ये एनिमल, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्ट, ये सब दिए हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिका का थोड़ा विवरण देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। शॉर्ट में देख लेंगे, बाकी कोशिका के जितने भी ऑर्गेनल्स है इसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अब देखते हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिका है इनके भीतर जो है प्रत्येक झिल्लीबद्ध संरचना
इसमें जो होती है झिल्लीवर संरचना जो होती है, जो प्रोकैरियोटिक में नहीं था, वे सभी की सभी जो संरचनाएं होती है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये केंद्रक हो गया, और आपका लाइसोसोम हो गया, राइ माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा आपका, है ना, और गोल्जी बॉडीज हो गई। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं इसमें, पेरोक्सिसोम हो गए, हरित लवक हो गए, ये सब को मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, और इन सब का एक अपना विशेष कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ऊर्जा का निर्माण है ना, एटीपी, ग्लूकोज से एटीपी को बनाता है, जिसको पावर हाउस बोलते हैं। हरित लवक जो पौधों में होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है ना। और जितने भी ये अंग होते हैं, इनका सबका अपना एक विशेष वर्क होता है, यही बात यहाँ पर कही गई है। केंद्रक जो है, इसमें केंद्रक जो है अनुवांशिक जानकारी को रखता है, किसके रूप में, क्रोमेटीन के रूप में। क्रोमेटीन क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो न्यूक्लियोजोम बनाती है। न्यूक्लियोजोम मिलकर जो इसका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होगी, वो न्यूक्लियोजोम बनाएगी, और न्यूक्लियोजोम मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोजोम इकाई किसकी है, क्रोमेटीन की। तो न्यूक्लियोजोम से क्रोमेटीन बनता है, वो केंद्रक के अंदर व्यवस्थित रहता है गुणसूत्र के रूप में। क्रोमेटीन से गुणसूत्र बनता है जब उसमें कोइलिंग होती है। केंद्रिका जो है वो इसमें उपस्थित होती है, इसके केंद्रक के अंदर केंद्रिका ये रही, ये उपस्थित होती है। इसका केंद्रिका का काम क्या है, राइबोसोम्स का बनाना, ये रहा इसमें दिया है, राइबोसोम्स और राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करना, ये इसका कार्य होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसकी, यह है फास्फोलिपिड बाइलेयर है। फास्फोलिपिड की दो लेयर होती है, उसकी यह बनी होती है। एक लेयर ये होगी, एक दो लेयर होती है फास्फोलिपिड की, उसकी बनी होती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है, और ये फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जो कोशिका को घेरे रखती है। और यह एनिमल सेल, प्लांट सेल सबके अंदर होती है। और जो भीतर के ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हरित लवक हो गया, लाइसोसोम हो गया, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, उनके चारों तरफ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। लेकिन प्रोकैरियोट में हमने देखा है कि जो कोशिका के अंदर ऐसा कोई ऑर्गन उपस्थित नहीं होगा जिसके चारों तरफ दोहरी या सिंगल मेम्ब्रेन हो। ऐसा कोई ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट में नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट में होता है। साइटोस्केलेटन तथा कोशिका भित्ति तो प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में नहीं मिलेगी, आपको फंजाई में मिलेगी। फंजाई में किसकी बनी होती है, अभी डिस्कस किया है, बताइए, काइटिन की बनी होती है। इसमें काइटिन की बनी होगी, और प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होगी। तो साइटोस्केलेटन तथा कोशिका भित्ति का काम क्या होता है कि ये कोशिका को संरचना प्रदान करते हैं, उसकी शेप को ये डिसाइड करते हैं दोनों। कोशिका में गति पैदा करते हैं साइटोस्केलेटन जो होता है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, ये इसका ढांचा मान लीजिए किसी कोशिका का, जैसे हड्डी होती है मनुष्य के अंदर, इस तरह का कोशिका का पूरा ढांचा होता है, जो पूरा का पूरा उसके अंदर फैला रहता है ना। ये पूरा का पूरा कोशिका के अंदर ये ट्यूब्स की फॉर्म में रहता है, प्रोटीन का बना होता है, ये इस कोशिका के अंदर पूरा फैला रहता है, और ये इसको शेप प्रदान करता है। कोशिका को शेप किस तरह की आकृति की होगी, ये साइटोस्केलेटन तय करता है। और कोशिका भित्ति ये बाहर की तरफ होती है, और साइटोस्केलेटन इसके अंदर एक जाल नुमा संरचना मान लीजिए, पूरी कोशिका में ट्यूब्स के रूप में फैली रहती है, और यह प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका में ये गति प्रदान करते हैं, तथा कोशिका विभाजन में इन दोनों की भूमिका रहती है।
आगे देखेंगे क्या भूमिका है इनकी जब कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं। जो राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये याद रखना कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें 70s राइबोसोम्स होते हैं, और ये जो यूकैरियोट है इसमें 70s तथा 80s दोनों होते हैं। इसमें दोनों होते हैं। 80s कहाँ होंगे? 80s राइबोसोम्स जो होंगे इसमें उनका निर्माण होता है आपका केंद्रक के अंदर, और जो 70s राइबोसोम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स दोनों प्रकार के होते हैं यूकैरियोट्स में। इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो उसमें नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, और ये ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा पैदा करता है। साइटोसोल साइटोसोल कोशिका के भीतर एक जेल जैसा पदार्थ होता है जिसमें कोशिकांग रहते हैं। अब होता क्या है कि ये कोशिका है, मान लीजिए अगर हम ये कोशिका बनाए, इस कोशिका के अंदर होता है केंद्रक जो यूकैरियोटिक सेल होती है, और कोशिका कोशिका की ये जो बाहरी झिल्ली है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन बोल दीजिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हिंदी में कहेंगे इसको कोशिका झिल्ली। इसके अंदर, और जो ये न्यूक्लियस होता है अंदर केंद्रक होता है, इसकी जो ये दोहरी झिल्ली होती है, इस झिल्ली के बाहर इस क्षेत्र से लेकर और इस क्षेत्र तक जो भी पदार्थ होता है, इस पूरे पदार्थ को जो इसमें एक लिक्विड के रूप में पदार्थ भरा रहेगा उसको बोलते हैं साइटोसोल। जो जेल जैसा होता है साइटोसोल, ये इस पूरी कोशिका में न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस की झिल्ली के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर, इस पूरे हिस्से में जो रहता है भरा, उसको बोलते हैं साइटोसोल। और साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म भी इसी क्षेत्र में रहता है। ये रहा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म लिखा है यहाँ पर, देखो साइटोप्लाज्म केंद्रक झिल्ली तथा प्लाज्मा झिल्ली के बीच कोशिका का क्षेत्र है। साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में अंतर यह है कि साइटोसोल में केवल जो द्रव्य आता है इस क्षेत्र के अंदर वो आएगा। साइटोसोल में द्रव्य के साथ जितने अन्य ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जितने भी कोशिकांग होते हैं वो साइटोप्लाज्म में आएंगे। यानी कि साइटोसोल प्लस अन्य ऑर्गेनल्स मिलकर बनता है, अन्य जो कोशिकांग है उसको मिलाकर बनाते हैं साइटोप्लाज्म। समझ गए? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इनके अंदर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। ये दो टाइप का होता है, एक रफ होता है और एक होता है स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या होता है? इसके चारों तरफ जो होगा, जो रफ होगा, इसके चारों तरफ इस तरह की संरचनाएं स्थित होती है, इसलिए इसको रफ बोलते हैं। ठीक है ना। उसमें ये क्या होता है? ये राइबोसोम्स होते हैं, इससे जो जुड़े रहते हैं। ये रहा यहाँ पर बना है। तो राइबोसोम्स ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कुछ के ऊपर ये नहीं होता है उसको बोलते हैं स्मूथ। अब इनका काम क्या होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम होता है प्रोटीन तथा लिपिड की परिपक्वता तथा परिवहन के लिए उसकी प्रोसेसिंग करना, तथा उसके ट्रांसपोर्ट के लिए यह जिम्मेदार होता है। प्रोटीन का निर्माण तो करेंगे आपकी राइबोसोम्स, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो इसके अंदर होती है, और वह इसको यहाँ से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता है कोशिका के दूसरे क्षेत्र में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर प्रोटीन का निर्माण होता है क्योंकि इस पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। स्मूथ का क्या है? लिपिड स्मूथ के ऊपर बनते हैं, फिर वे प्रोसेस होते हैं उनकी, और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। वेसिकल और रिक्तिकाएं। वेसिकल रिक्तिकाएं जो होती है वो प्लांट सेल के अंदर बड़े साइज की होती है और एनिमल सेल के अंदर वे छोटे साइज की। जैसे ये जो खाली क्षेत्र दिख रहा है
ये है वेसिकल्स और रिक्तिकाएं। ये इनका काम भंडारण का होता है, जो एक्स्ट्रा चीजें होती है यहाँ कर जमा हो जाती है, वाटर इसमें स्टोर रहता है, पिगमेंट इसके अंदर स्टोर रहते हैं, तो और तथा इसके अलावा इनका परिवहन में भी योगदान रहता है। और ये इनका साइज जो है प्लांट के अंदर बड़ा होता है और जंतु के अंदर छोटा होता है। ये सब वेसिकल्स है, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है। अब एक बार हम यहाँ देख लेते हैं कि कुछ कोशिकांग के बारे में देखेंगे, ये अलग से है कि कौन से कोशिकांग है, कोशिका के कौन से अंग है जिनके तरफ झिल्ली होती है, और कौन से अंग है जिनके चारों ओर झिल्ली नहीं होती है। और जिनके चारों ओर झिल्ली होती है वो डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ जाता है, कंपटीशन में कहीं भी। तो ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके चारों तरफ झिल्ली नहीं होती है, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, वे है सेल वॉल, राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन। ये तीन जो है, और हमने पहले प्रोकैरियोट जब हम पढ़ रहे थे, हमने वहां पर एक बात पढ़ी थी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर वे अंग होंगे जिनके चारों तरफ झिल्ली नहीं होंगी। तो ये दोनों तीनों अंग जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स कोशिका तथा यूकैरियोट्स कोशिका में होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स कोशिका की तो कंडीशन ही वही है कि इनके में कोई ऐसा अंग नहीं होगा जिसके चारों तरफ झिल्ली उपस्थित हो। तो इन तीन के चारों ओर कोई झिल्ली उपस्थित नहीं होता, और ये तीनों जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में होता है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में कौन सा होता है, 70s, और यूकैरियोट्स में दोनों होते हैं 70s और 80s। 70s कहाँ होता है, 70s माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित होता है, बाकी 80s होता है। कुछ अंग ऐसे होते हैं कोशिका के अंदर जिनमें केवल एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, याद रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, इन सब के बारे में डिटेल में अगली क्लास में देखेंगे कभी। गोल्जी बॉडीज, रक्तधानी या रिक्तिकाएं, पेरोक्सिसोम और स्पेरोसोम, कुछ और भी जो माइक्रोबॉडीज होती है, जैसे पेरोक्सिसोम माइक्रोबॉडीज है आपकी, स्पेरोसोम और ग्लाइक्सिसोम जो है, ये सब इसमें आते हैं। इनके चारों तरफ एकल झिल्ली, और जब इनके चारों तरफ झिल्ली उपस्थित है इसलिए ये प्रोकैरियोट में नहीं होंगे, ये केवल यूकैरियोट कोशिका में पाए जाते हैं। दोहरी झिल्ली वाले अंग कौन कौन से होते हैं कोशिका के अंदर, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट, ये दो तीन ही अंग ऐसे हैं जिनके चारों तरफ दोहरी झिल्ली होती है, और झिल्ली होती है इसलिए ये भी प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे, केवल एवं केवल यूकैरियोट्स में होंगे। इसलिए यूकैरियोट्स में रटने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई अंग नहीं उपस्थित होगा जिसके चारों ओर झिल्ली उपस्थित हो, चाहे वो एकल हो या चाहे वो दोहरी हो, ऐसा इनमें से कोई अंग प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ वे ही अंग होंगे जिनके चारों ओर झिल्ली नहीं है, जैसे सेल वॉल, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन अभी देखा हमने कि ये प्रोटीन का बना होता है, संरचना के काम आता है, और ये पूरी कोशिका में फैला रहता है जाल के रूप में, जो उसको संरचना प्रदान करता है। अब इनमें समानता क्या है, कुछ समानताएं होती है, सभी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कुछ चीजें समान होती है सभी में। सेल वॉल कुछ ही प्रोकैरियोट्स में होता है, सभी प्रोकैरियोट्स में नहीं। लेकिन जो ये 4 पॉइंट है, ये सभी प्रोकैरियोट्स तथा सभी यूकैरियोट्स में उपस्थित होते हैं। कौन कौन से, डीएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स। ये जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे प्रोकैरियोट्स से चाहे यूकैरियोट्स, राइबोसोम सभी में होगा, साइटोप्लाज्म सभी में होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में होगा, और डीएनए सभी में होगा। अब हम देखते हैं, थोड़ा अंतर देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का अंतर टेबल फॉर्म में यहाँ है कि इनमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक है, प्रीमिटिव केंद्रक है, जो डेफिनेशन से लिया गया इसके प्रोकैरियोट का। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, और कैरियोट लिया गया है केंद्रक के लिए, कैरियोन से न्यूक्लियस बना है। इसमें विकसित केंद्रक होता है। ये कोशिकाएं जो आदिम कोशिकाएं है, सबसे पुरानी कोशिकाएं ये होती है, और ये सुविकसित जो बाद में बनी है वो कोशिकाएं है। इनमें कोशिका द्रव्य पूर्ण कोशिका में फैला रहता है, पूरी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य फैला रहता है, इसमें ऐसा नहीं है।
यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन से लेकर और न्यूक्लियस के चारों ओर के क्षेत्र के, इसके न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर के हिस्से में जो लिक्विड तथा ऑर्गेनल्स होते हैं उसको बोलते हैं आप कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। इसलिए केंद्रक तथा कोशिका कला के बीच तक ही सीमित रहता है कोशिका द्रव्य यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक कला केंद्रिका अनुपस्थित होती है, क्योंकि इसमें केंद्रक होता ही नहीं है, तो केंद्रक के अंदर ही केंद्रिका होती है और केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला होती है, इसलिए इसमें कोई भी अंग उपस्थित नहीं होगा। यूकैरियोट्स में दोनों होंगे। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, इसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। डीएनए प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में मैं भी बताया हूँ आपसे कि सर्कुलर फॉर्म में रहता है, एक बंडल के रूप में, और उसको बोलते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो इसका जो डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में एक बंडल के रूप में रहेगा, प्रोटीन होती नहीं। इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है। अभी बताया मैं, ओक्टामर 8 प्रोटीन मिल, ओक्टामर होगा 8 के लिए, 8 प्रोटीन का एक बंडल बनता है इसमें, और उस पर डीएनए ऐसे लिपटा रहता है। और जो ये एक संरचना है पूरी, ये कि जिसमें 8 ओक्टामर और डीएनए, ये इसने हिस्सों को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और ये बहुत सारे, एक न्यूक्लियोसोम, एक ईयर ऐसी एक चैन होती है, ये सब न्यूक्लियोसोम मिलकर बनाते हैं क्रोमेटीन धागा। और वो क्रोमेटीन धागा फिर जब उसमें कोइलिंग होती है तब बनता है क्रोमोजोम गुणसूत्र। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट, गोल्जी तंत्र, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसमें एब्सेंट रहते हैं, क्योंकि इन सभी के चारों ओर झिल्ली है, इसलिए कोई भी अंग इसमें प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। इसमें ये सब उपस्थित होते हैं। केवल लवक जानते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करता है, वह केवल पादप कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होगा। श्वसन तंत्र जीव द्रव्य कला में उपस्थित होता है। इसमें यूकैरियोट्स में कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। रेस्पिरेशन जो है यूकैरियोट्स में, पौधों में, जीव जंतुओं में, शैवाल में, फंजाई में, इन सब में श्वसन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है श्वसन के माध्यम से। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें मीसोजोम एक संरचना बनती है। ये एक मान लीजिए कोशिका है, तो कोशिका की जो मेम्ब्रेन होती है उससे एक संरचना ऐसे बन जाएगी, यहाँ पर मीसोसोम बोलते हैं इसको। इसमें श्वसन होता है, मीसोसोम। और यह जो मीसोसोम होता है ये एक्सटेंड पार्ट होता है, इससे बढ़ा हुआ पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसमें श्वसन होता है। यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे है कि जो प्रकाश संश्लेषण है, इसमें जो प्रोकैरियोट्स में वो कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। यूकैरियोट्स में हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसमें जो है प्रोकैरियोट्स में जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, ऐसे बिखरा हुआ रहता है, इसमें तैरता है। तो यहीं पर ही फोटोसिंथेसिस कुछ कोशिकाओं में होता है, सभी में नहीं, कुछ में होता है। तो जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है, ना कि ये एल्गी है। साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं इसको। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि एल्गी से हम लगा लेते हैं कि यह तो यूकैरियोट में आएगा, लेकिन नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। तो ये इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, वो होगा साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम 70S इसके अंदर होते हैं, और ये लिखा है यहाँ पर, इसके अंदर 70S और 80S दोनों होते हैं। 70S जो इसका होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स होता है वो होता है 70S, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और पौधों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट,
क्योंकि ये दो अंग जो है इनके पास खुद का डीएनए होता है। केंद्रक में तो डीएनए होता ही है, एक कोशिका है इसके केंद्रक में तो डीएनए रहेगा ही, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, कोशिका के दो अंग ऐसे होते हैं, याद रखना, कि इनमें भी अपना खुद का डीएनए होता है। और जब डीएनए होगा तो डीएनए से ही प्रोटीन बनती है, तो प्रोटीन बनाने के लिए इन्हें राइबोसोम की जरूरत होती है, और इनके पास खुद का राइबोसोम्स होता है, और वह राइबोसोम्स 70S टाइप का होता है, ना कि 80S का। इनके पास खुद का अंदर राइबोसोम्स होता है, क्योंकि इन दोनों अंगों के पास न्यूक्लियस के अलावा डीएनए होता है। रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती है, इनमें रिक्तिका होती है, रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स। अब अनुपस्थित क्या है, क्योंकि रिक्तिका जो हमें लास्ट अभी देखा है लास्ट स्लाइड में कि रिक्तिका जो है उसके चारों तरफ एकल झिल्ली होती है, इसलिए झिल्ली वाला कोई भी ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट में नहीं होगा, वह यूकैरियोट्स में होगा। लाइसोसोम, इसके चारों ओर भी झिल्ली होती है, ये भी इसमें एब्सेंट होता है, जिसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। लाइसोसोम का डिटेल में आगे देखेंगे। और इसके जंतु कोशिकाओं में यह उपस्थित होता है। इसमें जो है माइटोसिस या मियोसिस कोई सा नहीं होगा। इसमें जो होता है वो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन किस में होगा, एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में होगा, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन दोनों में, इनमें म्योसिस के माध्यम से इन दोनों में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में होता है। लेकिन समसूत्री विभाजन इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए बाइनरी फिजन। इनकी कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, बाइनरी फिजन। प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन होता है, लिख लेना, बाइनरी बाइनरी फिजन मिलता है इसमें प्रोकैरियोट्स में। बाइनरी फिजन क्या, एक कोशिका है वो उसकी टूट कर ऐसे ही दो कोशिकाएं बन जाती है। कोशिका भित्ति होती है इसमें, प्रोकैरियोट्स में पतली होती है, और इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। कौन किस में होती है, एनिमल सेल में नहीं होगी कोशिका भित्ति, याद रखना, एनिमल सेल में नहीं होगी, वो प्लांट सेल में होगी। और प्लांट सेल में किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। एल्गी जो प्रोटिस्ट्स होते हैं उनमें भी होती है, उनमें कुछ में होती है, प्रोटिस्ट्स में कुछ में होती है, एल्गी में, सभी में नहीं होती है। जिनमें होती है वो सेलुलोज या शुगर की बनी होती है। इसके अलावा इसके अंदर कोशिका भित्ति जो है वो फंजाई में होती है। फंजाई में किस चीज की बनी होती है, काइटिन की, काइटिन की बनी होती है। तो इनमें कोशिका भित्ति है, इनमें भी होती है, प्रोकैरियोट्स में भी, लेकिन पतली होती है, और पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। पेप्टिडो पेप्टिडोग्लाइकेन की ये बनी होती है। ये पेप्टिडोग्लाइकेन किस चीज का बना होता है, ये कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का मतलब होता है, प्रोटीन किस चीज का बना होता है, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड का। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, ये कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड का बना होता है। थैंक यू वेरी मच। और आगे हम डिस्कस इसके बाद कोशिका विभाजन के बारे में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।